नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ए ज़हरा आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने पाठ दूध का दाम लेके, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, और ये आपकी पुस्तिका आरोह का ही एक पाठ है जिसको लिया गया है। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आइए बच्चों, पहले लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। तो बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ बहुत छोटे से उसमें दिया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े कथाकार, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, बहुत शिखर पर इनका रुतबा रहा है। और ये बचपन से ही बहुत तंगी में इनका जीवन गुजरा है। बचपन से ही अभाव में रहे हैं और बहुत समस्याओं के वजह से इन्होंने अपनी बहुत जो चाहत थी पढ़ाई की, वो बहुत आगे तक नहीं पढ़ पाए। बीए तक की पढ़ाई कर पाए। अंग्रेज़ी में एमए करना चाहते थे, लेकिन उनको अपने जीवन यापन के लिए उनको आगे नौकरी करनी पड़ी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये बहुत पहले सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने वहाँ से भी इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और ज़्यादातर राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े रहते थे। समाज में उस दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि आज हमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन उस वक्त बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बहुत तरह के जीवन के लिए संघर्ष करते हुए लोगों को मुंशी प्रेमचंद ने देखा और उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में डाला, उन संघर्षों को अपनी रचनाओं में डाला। और बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने अपने कथा से, अपने साहित्य से समाज की जो कमियां थी वो लोगों के सामने वो लेकर आए। यहाँ पे छोटा सा एक परिचय है प्रेमचंद जी का, ये जो दिया हुआ है। इसके अलावा ये इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। और प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं बच्चे, आप लोग ज़रूर इंटरेस्ट लें इन रचनाओं को पढ़ने में। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोज़े वतन, मानसरोवर, जिसके 8 वॉल्यूम हैं, 8 खंड हैं, गुप्त धन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग। तो इनकी रचनाओं को ज़रूर पढ़िए। आपको उस दौर का, समाज का एक पूरा चित्रण और पूरा वर्णन बहुत डिटेल्स में आपको मिलेगा। इस कहानी में जो प्रेमचंद ने उजागर किया है वो जाति प्रथा के लिए, जाति प्रथा जो उस समय चलती थी उसके बारे में प्रेमचंद जी ने उजागर किया है। जाति प्रथा की अमानवीयता को उजागर करने वाली कई कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं, जिसमें से सदगति, ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। दूध का दाम भी इन्हीं कहानियों में से एक है। इस कहानी में समाज का जो चित्र उभरता है वह 70-80 साल पहले का है। इसके बावजूद वह पुराना मालूम नहीं होता। जाति प्रथा की ऊंच नीच और छुआछूत के मामले में हालात कुछ बदले ज़रूर हैं, पर फर्क इतना ज़्यादा नहीं आया है कि ऐसी कहानियाँ इतिहास का अध्याय जान पढ़ने लगें। दूध का दाम में प्रेमचंद किसी एक कोण से जाति प्रथा की आलोचना नहीं करते। कहानी को पढ़ते हुए उन एकाधिक कोणों को देखना समझना दिलचस्प होगा। इसके साथ प्रेमचंद की उस कला पर भी गौर किया जाना चाहिए जिसके चलते हुए नाजुक मुद्दों को उठाते हुए भी पाठकों के अंदर उत्तेजना पैदा करने की बजाय संवेदना जगाने का काम करते हैं।
तो बच्चों, ये जो कहानी आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसका सार आपको बता देती हूँ। इसको हम जो है 2 भाग में पढ़ेंगे। ये पहला भाग है और इसमें आपको मैं बता दूं कि इस कहानी में जाति प्रथा के बारे में बताया गया। जाति प्रथा एक बहुत इनह्यूमन सोसाइटी का एक कल्चर रहा है, बहुत पहले का रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये हमारे समाज से पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। आज भी हमको कई जगहों पे इसका जो तरीका है वो दिखता है, और इसकी कहानियाँ पढ़ने के बाद ये नहीं लगता कि ये कहीं बहुत इतिहास में बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। ये अभी भी हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपको इसका एक न एक उदाहरण ज़रूर देखने को मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद ने जाति प्रथा पे बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय है सदगति और ठाकुर का कुआं। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो है दूध का दाम, और ये भी कहानी जो है इसमें भी मुंशी प्रेमचंद ने जो जाति प्रथा से उजागर हुई ऊंच नीच या छुआछूत की जो भावना है वो किस तरह से प्रबल रूप लेती है समाज में, और किस तरह से एक व्यक्ति को, एक इंसान को इंसान न समझ के केवल एक ऊंचा या नीचा प्राणी समझा जाता है, इससे मुंशी प्रेमचंद हमको इस कहानी के द्वारा अवगत कराते हैं। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी की एक खासियत और भी है कि वो कुछ ऐसे नाजुक चीज़ भी जो है, जो नाजुक टॉपिक है या मुद्दे हैं, उनको इस तरह से लोगों के सामने रखते हैं अपने लेखनी के द्वारा कि वो पाठक को, पढ़ने वाले को अंदर से जो है उसमें किसी तरह का नेगेटिव भावना न पैदा करके उसके प्रति संवेदना जगाने की कोशिश करती है इनकी लेखनी। इस कहानी का जो सार है बच्चों, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस कहानी में एक बच्चा है और एक बच्चे के साथ जो चीज़ें हुई वो बताया गया है इसमें, क्योंकि वो छोटी जाति का था और उसको लेके बहुत सारी चीज़ें वो भोगता है, और किस तरह से वो भोगता है और कैसे उसका जीवन चलता है इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बताया है। तो पहले ज़माने में जब कहीं या बच्चे पैदा होते थे तो उनको दाइयाँ पैदा करती थी। उन बच्चों के लिए या उन औरतों के लिए अस्पताल नहीं हुआ करते थे, या बहुत मंझी हुई नर्सें या डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, वो भी लेडी। क्योंकि अभी बहुत वो समाज जो था उस दौर का बहुत आगे नहीं निकला था, तो दाइयों का ही ये काम हुआ करता था। और जो दाइयाँ होती थी वो बहुत लो कास्ट की होती थी, बहुत ही ज़्यादा जो है जो लो जाति की होती थी। तो बाबू महेश नाथ जो थे वो गांव के एक ज़मींदार थे, और वो बहुत पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे। इनकी 3 बेटियां थीं, और 3 बेटियों के बाद इनको एक पुत्र का जन्म हुआ, 3 बेटियों के बाद। लेकिन जन्म के समय उनको ना तो कोई नर्स मिली, ना तो कोई डॉक्टर मिला। लेकिन उनको ये था कि किसी तरह से अगर कुछ पैसे भी खर्च करने पड़े मुझे ये नर्स या डॉक्टर लाने में, तो खर्च करूँगा। लेकिन जब पता लगा कि उनके जो शहर से जो नर्स लाने की कवायद जो थी उसमें जुटे, लेकिन बाद में जो उन्होंने देखा कि इसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा था, तो वो पीछे हट गया। लेकिन जाके अंत में उनको भूंगी नाम की जो दाई थी उसको बुलाना पड़ा, और ये भूंगी जो है ये अपने पति से शर्त लगाती है कि चौथी बार भी जो गांव के ज़मींदार हैं उनके यहाँ चौथी बार जब बच्चा पैदा होने वाला है वो बेटा ही होगा। और इस पे उसने कहा, अपने पति से उसने कहा कि मैं अपनी मुँह मांगी मुराद जो है मुझे मिलेगी अगर बेटा होगा तो। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि भूंगी के भी 3 महीने का बेटा था, लेकिन वो जो थी वो उसे भरपूर जो है दूध नहीं पिला सकती थी। क्योंकि जब गांव के ज़मींदार के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसको जो ज़मींदार की पत्नी थी वो अपने बच्चे को दूध न पिला सकती थी, जिसके कारण भूंगी को पिलाना पड़ता था। इस वजह से जो भूंगी का बेटा था वो भूखा ही रह जाता था, वो उसे भरपूर खाना नहीं दे पाती थी, दूध नहीं पिला पाती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन उस दौर में भूंगी का एक बहुत बड़ा रुतबा हो गया था उस घर में, और उसे मनचाही चीज़ें भी मिलती थीं, और वो जो चाहती थी, जिस तरह से चाहती थी, वो चीज़ों को लेके चलती थी। लेकिन जाति प्रथा के चक्कर में लोगों ने ज़मींदार से ये कहा कि ये छोटी जाति की औरत है और इसको आप अपने बच्चे का दूध ना पिलाइए,
और ये सारी बातों की वजह से, नीची जाति की होने की वजह से भंगिन के दूध के पिलाने पर लोगों ने आपत्ति की और उससे बच्चे का दूध छुड़वा दिया। और उसी समय जो भूंगी का पति था गूदड़, उस समय प्लेग का एक बहुत बड़ी महामारी फैली और उस प्लेग में गूदड़ जो था वो चल बसा, उसकी चपेट में आ गया। जो भूंगी का बच्चा था मंगल, वो क्योंकि भूंगी का दूध ना पीता था, बराबर उससे खाना नहीं मिलता था, दूध नहीं मिलता था, उसकी वजह से उसकी सेहत बहुत कमज़ोर रहने लगी और दुर्बल हो गया और हमेशा वो रोगी रहने लगा। और यहाँ पे गूदड़ के जाने के बाद जो भूंगी थी वो अपने बेटे को लेके साथ में अकेले रहती थी। लेकिन एक दिन इसी अकेले रहने में उसने कहीं किसी और जगह का काम नहीं लिया। लेकिन एक दिन जब ज़मींदार के घर बुलाया गया कि नाला साफ़ करना है, उसको साफ़ करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के बाद मंगल बिल्कुल अकेला होता है। मंगल से बिल्कुल अकेला होने के कारण और अछूत होने के कारण उसके साथ कोई न बच्चा खेलता था, न उसका देख रेख करने वाला कोई व्यक्ति था। ऐसे में उसकी दोस्ती एक टॉमी नाम के कुत्ते से हुई और मंगल जो था उस कुत्ते के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। मंगल को भरपेट खाना तो मिलता था उसके लिए, लेकिन उसको जूठन लेना पड़ता था महेश नाथ जी के घर से। और वो टॉमी के साथ उस घर के कुछ दूर पर ही एक पेड़ था, उसके नीचे वो रहा करता था। कभी कभी जो उसका अपना घर होता था वहाँ जाता था, अपनी पुरानी यादों से जुड़ी चीज़ों को सोचता था, चलाता था। लेकिन कुछ समय बाद जब ज़मींदार का बेटा महेश नाथ जी का बेटा जो था सुरेश, वो मंगल को खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन किसी कारणवश वो जो है घोड़ा बनने के लिए तैयार नहीं होता है मंगल, क्योंकि उसको पता होता है कि वो छोटी जाति का है और बड़ी जाति के बच्चों के साथ उसे नहीं खेलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी सुरेश, जो कि ज़मींदार का लड़का था, उसने उसे ज़बरदस्ती घोड़ा बनाया और उसकी सवारी की। अब ये सब करने के दौरान सुरेश को चोट लग गई और इसके बाद मालकिन ने उसे बहुत क्रोध और गुस्से से जो है मंगल को अपने घर से निकाल दिया और वो जाके अपने पुराने घर में रोने लगा। लेकिन वहाँ पे ये बच्चा जब गया तो इसे तो अपने तकलीफ़ का एहसास हुआ, घर से निकाल दिया गया, लेकिन उसे इस बात की चिंता हुई कि उसका पेट की आग कैसे बुझेगी। और यहाँ तक कि उसको इस बात की भी ग्लानि थी कि वो एक छोटे जात का था, एक नीची जात का इंसान था, अछूत लोग वो कहते थे। तो वो मतलब कि वो बहुत उसके लिए कष्टदायक था। इस बात की चिंता उसको रहने लगी कि कैसे मुझे जूठन ही मिलेगी। खाने को तो जूठा ही मिलता था, लेकिन आज क्योंकि वो भगा दिया गया वहाँ से, तो उसे जूठन भी कैसे मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ों से वो अपने टॉमी जो दोस्त उसका कुत्ता था, उससे वो कहीं ना कहीं कुछ बैठ के बात करता और वो सोचता कि कुत्ते को भी लोग अपने दरवाजे से भगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो वापस आता है उस दरवाजे पे। उसे कितना भी कोई मारता है वापस आ जाए, तो उसको ये लगता है कि भूख से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और वो वहाँ वापस जाता है उस घर में। और यहाँ पे उसे जूठन हाथ लगती है और वो जूठन खाने लगता है। तो वो वहाँ पे उस समय वो बच्चा उस टॉमी से कहता है कि मेरी माँ ने इसके लड़के को दूध पिलाया और दुनिया कहती है कि दूध का मोल नहीं होता और कोई उसका मोल चुका नहीं सकता, लेकिन मुझे दूध का दाम जो है ये जूठन के रूप में मिल रहा है। बच्चों, बहुत मार्मिक कहानी है और उस दौर में इसका जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। आज भी कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी समाज में कहीं ना कहीं हमें देखने को ये ज़रूर मिलता है। तो ये था पूरे पाठ का सार, पहला भाग। मैं आज इसका आपके सामने इसको प्रस्तुत करूँगी, मैं रीड करूँगी। बच्चों, ये शब्द छवि है, यहाँ पे आपको सारे शब्दों का अर्थ मिलेगा। जो बच्चे लिखना चाहें इसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसी को पढ़ के आप आगे के पार्ट में जो भी कठिन वर्ड्स हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं मीनिंग के साथ। चलिए पढ़ते हैं। दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं।
बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खाने में सुधार की आवश्यकता को मानते थे। लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने पर राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए शायद बाबू को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद ये चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज़ से पुकारता। तो यहाँ पे गूदड़ और उसकी बहू ही काम आई, क्योंकि जो चौधरी थे, ज़मींदार थे, वो महंगे डॉक्टर का जो फीस थी वो पूरी नहीं कर सकते थे। तो चौथी बार जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था तो उन्होंने नर्स और डॉक्टर को ना बुला के गूदड़ की पत्नी को बुलाया। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी अगर अब की बेटा ना हो तो मुंह न दिखाऊंगी। हाँ मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था देख लेना, बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछें मुंडा लो। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटी की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली अब मुंह मुंडा ले दाढ़ीदार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आप तेरी मूछ मूंडूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा अच्छा मूंड लेना भली मानस, मूछे क्या फिर निकलेंगी ही नहीं, देखती हूँ निकलती है कि नहीं। तो यहाँ पे पति पत्नी के बीच का जो एक बातचीत है वो बताया है कि किस तरह से दोनों इस बात पे अपनी अपनी राय रखते हैं कि इस बार जो ज़मींदार है उनके यहाँ बेटा होगा या बेटी। इस बात पे भूंगी का मानना था कि इस बार बेटा होगा और गूदड़ का मानना था कि फिर बेटी होगी, और इसमें आपस में बहस चलती है। तीसरे दिन देख लेना फिर ज्यों की त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूँगा, कहे देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है, मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। भूंगी ने दूर से ही कहा इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भूंगी की खूब खातिरदारियाँ होने लगीं। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूड़ियाँ और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात 1-2 बार से ज़्यादा न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताज़ी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहज़मी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। तो यहाँ पे भूंगी जो है वो महेशनाथ के यहाँ जाती है, वहाँ उसका रुबाब रुतबा और बड़ा हो जाता है और उसको सवेरे जो है वो जाती है तो उसका आदर सत्कार भी होता है। उसको हरीरा मिलता है। हरीरा यानी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें सारे मेवे मिले होते हैं और ये उस समय दिया जाता है जब किसी स्त्री को बच्चा होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ताकतवर एक ड्रिंक होता है और ये हरीरा उससे मिलता है और फिर दोपहर में शाम में उसको हलवा पूड़ी और बहुत पकवान खाने को मिलता है। उसी तरह से गूदड़ को भी हमेशा भरपूर खाना मिलता था। परोसा यानी जो पत्तल पे भरपूर खाना रख के जो दिया जाता है किसी को, उसे परोसा कहते हैं।
अब इस चक्कर में भूंगी अपने बच्चे को भूली जाती थी, यहाँ तक कि वो दिन में 1-2 बार ही अपने बच्चे को देख सकती थी, दूध पिला सकती थी। बाकी समय वो दूध जो है वो ज़मींदार के बच्चे को ही पिला पाती थी। तो यहाँ पे बच्चा जो भूंगी का जो बच्चा था वो वंचित रह जाता था अपनी माँ के दूध के लिए, लेकिन ज़मींदार के बच्चे को वो बहुत अच्छे से अपना दूध पिलाती थी। तो भूंगी यहाँ पे बताया जाता है एक दाई भी थी और साथ में दूध पिलाने वाली महिला भी थी। मालकिन कहती, हमारे भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहू जी मुंडन में चूड़े लूँगी, कह देती हूँ। चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूँगी और चौधरी यानी गूदड़ के लिए हाथों के तोड़े, वह भी ले लेना। भगवान वह दिन तो दिखाए। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरिया महाराजे नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे, यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। तो यहाँ बता रहे हैं प्रेमचंद की किस तरह से भूंगी का एक रुतबा बना। भूंगी आती और मालकिन उसकी कहती कि हमारे बच्चे को पाल दो, जब तक रहोगी जियोगी तब तक काफ़ी तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, चैन से रहोगी, बहुत सारी चीज़ें भेंट तुम्हें मिलेंगी, रुपया पैसा मिलेगा। तो इस पे भूंगी ने अपनी जो मांग थी वो सामने रखी कि मुझे जो जेवर गहने चूड़े ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जिस पर मालकिन कहती कि ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये सब के दौरान भूंगी का जो खुद अपना बेटा था वो ऊपर का दूध पीता था और वो दूध उसे हजम नहीं होता था और इसके कारण उसकी सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि किस तरह से एक छोटी जात की महिला का भी कितना आदर सत्कार यहाँ पे हुआ और उसका बहुत बड़ा एक रुबाब उस घर में रहा। भले ही वो एक छोटी या बहुत नीच जात की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसका एक रुतबा था। इतना रुतबा हुआ कि उसने खुद ज़मींदार को कभी डांटा, तो यहाँ तक कि उसकी मलकिन भी जो है उससे दब के रहती थी। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पी कर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पी कर पला, मांस खा कर पला, यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में तो छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम सभी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है। तो यहाँ पे कुछ दिन तो भूंगी की सब शासन चला, लेकिन उसके बाद जो उस गांव के देवी देवताओं के मानने वाले जो पुजारी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये अब पिलाइए मत, दूध मत पीने दीजिए। भंगी का दूध पीने में उन लोगों ने आपत्ति करी। शास्त्री जी ने बोला प्रायश्चित भी कर लो, लेकिन ठीक है दूध छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित पर उसको लोगों ने हल्के में लिया। बल्कि इस पर जो महेश नाथ जी थे उन्होंने कहा कि अभी तक तो उसी भंगिन का दूध पीकर वो पला और अब जो है आप कह रहे हो कि छूत घुस गई है, ये कैसा धर्म है। तो इस पर शास्त्री जी ने कहा कि ये सही बात है, मंदिरों में जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सारे लोग छोटे बड़े सब लोग एक साथ होते हैं, लेकिन हम अपने समाज में इस तरह का हम लोग कहीं पे भी पालन नहीं करते हैं, इस तरह का पालन हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें समाज में अपने नेम को, अपने फिलॉसफी को, अपने पैटर्न को फॉलो ही करना पड़ता है और यही धर्म की बात है।
तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ, और क्या। राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, उसके जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले न जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले, एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिलती थी। तो यहाँ पे इतनी सारी जिरह करने के बाद ये हुआ कि नहीं, सारे लोगों के लिए धर्म अलग होता है। प्रजा के लिए अलग धर्म होता है, राजा के लिए अलग धर्म होता है, महाराजाओं के लिए अलग धर्म होता है। उनकी इच्छा शक्ति पे होता है, वो जिसके साथ खाएं, जिसके साथ उठे बैठे, तो उनके लिए अलग चीज़ें होती हैं। बंधन केवल आम आदमी के लिए होता है। तो ये सारे तर्क वितर्क के बाद भूंगी को जो है हटाया गया और वो इन सब चीज़ों से वंचित हुई, लेकिन उसको बदले में उसे अच्छी दान दक्षिणा भी मिली, चूड़े भी मिले और सुंदर 2 साड़ियाँ भी मिली। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीज जमा हो रहा था। आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था और एक का एक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सकी। समझे पानी का सांप है, विषैला ना होगा, इसीलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहुअन था। तो यहाँ पे भूंगी अपने काम से भी गई और उसी साल प्लेग गांव में फैला, जिसमें उसका पति गूदड़ जो है उसकी चपेट में आया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण भूंगी अपने बच्चे के साथ अकेली रहने लगी और अब वो कहीं आती जाती नहीं थी। और बच्चा जो था उसका, क्योंकि बचपन से उसने माँ का दूध नहीं पिया था, बाहर का दूध पीता था, उसकी वजह से वो हमेशा रोगी रहने लगा था, लेकिन फिर भी वो दौड़ चल सकने लगा था। एक दिन महेशनाथ के घर जब वो उसे नाली साफ करने के लिए बुलाया गया, तो उसमें जब उसने हाथ डाला तो उसे एक सांप ने डस लिया। और डसने के बाद लोगों को ये लगा, यहाँ गफलत का मतलब बच्चों केयरलेसनेस, तो वहाँ पे गफलत हो गई लोगों की, केयरफुल नहीं थे लोग, केयरलेस हो गए कि कोई पानी का सांप होगा, जहरीला नहीं होगा। लेकिन उससे जो है भूंगी की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो कौन सा सांप था, गेहुअन सांप था, जो कि बहुत विषैला सांप होता है। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडलाया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा ज़रूर लगता था जब उसे मिट्टी के सकोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के सकोरे। यूँ उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के सकोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी। तो यहाँ पे अब माँ के जाने के बाद मंगल बिल्कुल अकेला था, अनाथ था, और दिन भर वो जो महेश बाबू ज़मींदार थे उन्हीं के घर के दरवाजे पे मंडराता रहता था। क्यों मंडराता था बच्चों? क्योंकि उसको यहाँ पे जूठन खाने को मिलती थी, उसका पेट यहीं से भरता था, और वहाँ पे इतनी जूठन निकलती थी कि कई उसके जैसे 10-5 बच्चे अच्छे से खा सकते थे। तो खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो उनके दरवाजे पे पड़ा रहता था। लेकिन उसे कुछ चीज़ का बुरा ज़रूर लगता था कि उसको मिट्टी के सकोरे यानी बर्तनों में खाना दिया जाता था, वो भी अलग से, दूर से। उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था दूसरे लोगों के लिए, सबके लिए अच्छे बर्तन है, मेरे लिए मिट्टी के
सकोरे या मिट्टी के बर्तन होते थे। फिर भी उसे इस भेदभाव का बहुत ज़्यादा उसे एहसास नहीं होता था, लेकिन गांव के जो बच्चे थे उसे हमेशा छेड़ते, हमेशा उसका मजाक उड़ाते, अपमान करते। उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक अछूत था, छोटी जाति का था। तो इस कारण वो क्या करता था कि जो ज़मींदार के घर के आगे एक पेड़ था नीम का, उसी के नीचे वो रहता था। उसके पास ले देखिए जो कुल जायदाद थी वो एक फटा टाट का टुकड़ा था, मिट्टी का सकोरा था और एक कपड़ा जो सुरेश जो था, जो ज़मींदार का लड़का था, उसका उतरन कपड़ा था। जाड़ा, गर्मी, बरसात और हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बलि मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल के शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी ही थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब और की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। यही हाल रहा तो थोड़ी ही दिन में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उनके साथ हमें किसी तरह का न्याय न करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना पड़ता है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। तो हर एक मौसम में, चाहे ठंडी, बरसात, गर्मी, कोई भी मौसम हो, वो उसी पेड़ के नीचे पड़ा रहता और बहुत अच्छे से स्वस्थ तरीके से रहता। वो उसके साथ कोई साथीदार नहीं था, केवल एक कुत्ता था, जो कुत्ता खुद अपने ही प्रजातियों से परेशान था। उस कुत्ते ने मंगल के साथ शरण ली थी उस पेड़ के नीचे और दोनों दोस्त की तरह रहते थे, एक साथ खाते थे, एक ही टाट पे सोते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का दुख समझ सकते थे, एक दूसरे को स्वभाव से वाकिफ हो चुके थे, तो कभी उनमें आपस में झगड़ा नहीं होता था। लेकिन ये चीज़ गांव के लोगों को पसंद नहीं पड़ती थी। उन्हें लगता था कि ये कुछ दूर पर घर के अछूत का बैठना अच्छी बात नहीं है। भले ही भगवान ने ही सबको रचा है और सबके लिए वो पतित पावन है, लेकिन समाज की अपनी कुछ रीतियाँ होती हैं। लोगों का ये मानना था कि इन समाज की रीतियों को ज़रूर मर्यादा का पालन होना चाहिए और जो बाबू साहब हैं उनको इस बच्चे को वहाँ से हटा देना चाहिए। मंगल और टॉमी में गहरी छनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, ज़रा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूकू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ आता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज़ अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थीं, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यास उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाती थी और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और टॉमी बार बार उछलकर उसकी गोद में आ बैठने की असफल चेष्टा करता। तो यहाँ पे मंगल और जो टॉमी था, कुत्ता था, दोनों में घनिष्ठता थी, अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में ही सोते जगते थे, खाते पीते थे, खेलते थे। और किसी दिन शाम को मंगल को हमेशा अपने घर की जब याद आती थी, वो अपने घर जाता था। उसका घर टूट फूट चुका था, दीवारें टूट चुकी थी। उन्हीं टूटी दीवारों पे वो बैठता था, क्योंकि उसे वही चीज़ अपने माता पिता से मिली थी। वो एक स्नेह की संपत्ति थी और वहीं पे बैठ के वो अपने पुराने दिन याद करता था या अपने आने वाले दिनों में जो अच्छे स्वप्न देखता था आने वाले दिनों के लिए। और इस तरह से टॉमी को वो ले जाता, साथ में वो वहीं पे रहते, कुछ समय वो बिताता, वहाँ पुरानी यादों को ताज़ा करता, रोता और फिर वो वहाँ से वापस चला जाता। तो बच्चों, ये था पहला भाग इस पाठ का। इस पाठ के पीछे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं
जिसमें से आपको जो मैं टिक करूँगी आप उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दीजिए। भूंगी की मृत्यु के बाद मंगल की क्या स्थिति हुई, आपको ये लिखना है। और मंगल के दुर्दिनों में उसका सबसे अच्छा मित्र कौन था, एक इसको आपको सॉल्व कर लीजिए। और गांव में बच्चों के जन्म के लिए पहले क्या व्यवस्था थी और अब कैसी है, इसको आप ज़रूर लिखिए। तो बच्चों ये था कहानी का पहला भाग। मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। इसके साथ साथ जहराज क्लासेस जो कि इंग्लिश और बायो का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।